नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हम अभी सी लैंग्वेज की जो प्रोग्रामिंग है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उससे संबंधित जो भी टॉपिक्स और चैप्टर बन रहे हैं तो उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले कि अगर आपने सभी क्लासें नहीं देखी हैं तो आप जरूर चैनल के ऊपर विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। और इनकी कंप्लीट एक बुक्स की पीडीएफ आपको जो है आपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन जो है चैनल के अंदर भेज दी जाएगी। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है तो वो वहाँ पर जो है हमारी इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए। वैसे आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी, आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी जो है आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी बुक्स के बारे में। तो अधिक जानकारी के लिए आप जो है नीचे चैनल पर जाके भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जो पहली बार हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज की इस क्लास के अंदर जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वे हैं ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू स्टेटमेंट के बारे में। उसके बाद हम अंतिम क्षणों में जो है अपने एरे के इंट्रोडक्शन को जो है डिस्कस करेंगे, मतलब एरे का परिचय भी आज ही हम देख लेंगे। अपने सी लैंग्वेज के अंदर अब जो है टोटली 8 क्लास और बची हैं। उसके बाद अपनी सी की प्रोग्रामिंग क्लियर हो जाएगी और उसके बाद हम जो है इसके कुछ एमसीक्यूज लेंगे और एमसीक्यू के साथ ही आपके सी प्लस प्लस की क्लासेस भी शुरू हो जाएगी। और जहाँ तक मैं मानता हूँ तो सी लैंग्वेज के अंदर आपको इतना लंबा टाइम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एक बार अगर आपका सी के अंदर बेस अच्छा हो रखा है तो फिर आपको सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में टॉपिक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्लासेस को डेली अच्छे से समझते रहें, उनका प्रैक्टिस भी करते रहें, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग में ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू तीनों ही कीवर्ड्स हैं और इन तीनों को हम जंप स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। ये जो ब्रेक है, कंटिन्यू है और गो टू जो है, ये क्या है भाई, एक जंपिंग स्टेटमेंट है। जंप स्टेटमेंट की हेल्प से आप अपने प्रोग्राम में कहीं भी पहुंच सकते हैं, यानी कहीं भी डायरेक्टली आप जंप कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये यहाँ पर 10 लाइंस का कोड लिखा है आपने, अभी आप यहाँ पर 2 नंबर वाली लाइन है और 3 नंबर वाली लाइन को जैसे आपने डिटेक्ट किया तो आप मानते हैं कि यहाँ से मैं जैसे डिटेक्ट करूँ तो यहाँ से सीधा ही कोई भी एक एक्सप्रेशन रन हो जिससे मैं सीधा का सीधा लास्ट वाली लाइन में चला जाऊं, तो ये भी संभव है। आप अगर यहाँ पर 9th में है और यहाँ पर 2 पे जाना चाहते हैं तो ये भी संभव है। ये सारा काम आप ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू स्टेटमेंट का हेल्प लेके कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला पड़ाव में ये समझा दिया गया है कि ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू स्टेटमेंट क्या होते हैं। अब सबसे पहले हम एक एक को जो है समझते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके सामने ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। तो सी प्रोग्रामिंग में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज लूप के अंदर देखिए फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल तथा स्विच केस के साथ होता है, जिसको मैंने आपके लास्ट क्लास के अंदर आपको समझाया था। स्विच केस के साथ हमने ब्रेक का यूज किया था, जो कि वहां पर उस फ्लो को वहीं पर ही होल्ड या ब्रेक करने के लिए काम आता था, आपको बताया था ये सारा। अब अगर मैं एक सिंपल से आपको बताऊंगा कि अगर आपको इसको फॉर लूप के साथ अगर ब्रेक स्टेटमेंट को यूज लेना है तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं कि यहाँ पर मैं लेता हूं हैश इंक्लूड stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं स्टैंडर्ड मेन फंक्शन को डिक्लेयर कर रहा हूं। देखिए मैंने मेन फंक्शन के 2 तरीके बताए थे आपको मैंने, एक था आपके वॉइड मैन, एक था आपके इंटीजर मैन। ये जो वॉइड मैन है ये नॉन स्टैंडर्ड है और इंटीजर मैन जो है वो स्टैंडर्ड टाइप का है। इंटीजर मैन आप जब डिक्लेयर करते तो आपको रिटर्न 0 भी देना पड़ता है। ये रिटर्न 0 क्या करता है भाई, जब आपके सारे स्टेटमेंट को चेक करता हुआ कंपाइलर नीचे आता है और इस रिटर्न 0 के ऊपर पहुंचता है तो इस 0 को ओएस को भेजा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये समझ जाता है कि प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं और वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने वापस पॉइंट के ऊपर। तो इंटीजर मैन के अंदर आते हैं तो यहाँ पर इंटीजर आई नाम का एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है इंटीजर प्रकार का, और यहाँ पर एक लूप को क्रिएट कर रहा हूँ फॉर, और आई का मान ले रहा हूँ 1। आई यहाँ पर तब तक चलेगा जब तक ये 10 के बराबर या छोटा ना हो, और यहाँ पर एक आई के मान में 1 बढ़ोतरी होगी, ठीक है, इंक्रीमेंट होगा 1 मान का। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लेता हूँ अगर ये कंडीशन रन होती है तो इसके अंदर आएगा लूप के अंदर, और यहाँ पर प्रिंट एफ फंक्शन की मदद से मैं आई का मान छापता रहूंगा। और यहाँ पर मैं क्या कहता हूं कि यदि आई का मान 6 के बराबर हो जाए, जैसे ये चलेगा, पहली बार आया नीचे तो 1, दूसरी बार ऊपर गया इंक्रीमेंट हुआ
दो भी छप गया, ऊपर गया 3 छप गया। अभी भी ये कंडीशन को जांच करेगा तो 3 6 के बराबर नहीं है, ठीक है। ऊपर गया 4 हुआ, 4 नीचे है, 4 को छापा, 4 इसके बराबर है क्या, नहीं है, बराबर है, चलो। ऊपर गया 5, 5 भी इसके बराबर नहीं है, 5 को भी प्रिंट कर दिया। अब जब भी इसका मान बढ़ेगा 6 तो यहां पर ये आएगा कि इसने जांच किया कि आई जो है, यहां पर जो आई है वो 6 के बराबर। और देखो पहले यहां पर ये ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ये इसका मान 6 हो चुका है, तो जांच हुआ 6 कि ये छोटा है, तो नीचे आया, इसने प्रिंट कर दिया आई के मान को, क्योंकि हमने इफ से पहले प्रिंट का कंडीशन दिया है। तो आई का मान तो छप गया 6, लेकिन ये जैसे नीचे आएगा यहां पर, तो इसने जांच किया तो 6 बराबर बराबर 6 हो रहा है। तो इसने क्या कि इसके अंदर एक ब्रेक स्टेटमेंट को हमने लिख दिया है, तो ब्रेक हो जाएगा ये लूप यहीं पर, और अपन के पास 1 से लेकर 6 तक की जो संख्या है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। तो ये ब्रेक का स्टेटमेंट का आप यूज यहाँ पे कर सकते हो। स्विच केस के साथ भी अगर आप यूज करना चाहते हो तो मैंने आपकी लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था। तो यहाँ पर आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि हम फॉर लूप के साथ ब्रेक का किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। ब्रेक सिंपल सा जो है वो उस फ्लो को वहीं पर होल्ड कर सकता है या वहां पर उसको रोक सकता है, बस सिंपल सा इसका ये काम होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होते हैं? सी प्रोग्रामिंग में कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज सिर्फ लूप जिसमें फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल होते हैं के अंदर होता है। कंटिन्यू जो होता है वो फॉर लूप यानी डू फॉर और डू व्हाइल के अंदर होता है, व्हाइल फॉर और डू व्हाइल के अंदर, सॉरी। अब देखिए कभी कभी हमें अपने प्रोग्राम में किसी स्पेसिफिक कंडीशन जिसके किसी स्पेसिफिक कंडीशन के ट्रू होने पर लूप के अंदर कुछ स्टेटमेंट को बिना रन किए यानी स्किप करके लूप के नेक्स्ट इटरेशन को लूप को जो है फिर से कंटिन्यू करना होता है। यानी ये जो कंटिन्यू चल रहा है, अब इसके अंदर कई स्टेप होता है कि इसको स्किप करके उसके बाद का जो है वो कंटिन्यू करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। चलिए अब हम इसको भी जो है यहाँ पर आपको पहले सिंटेक्स बता देते हैं, हम फॉर के साथ, व्हाइल के साथ, डू व्हाइल के साथ किस प्रकार यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए, फिर मैं इनमें से एक का एग्जांपल भी आपको समझाऊंगा। अगर मैं व्हाइल के साथ यूज करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर लिखूंगा व्हाइल और यहाँ पर लिख दूंगा कंडीशन। उसके बाद यहाँ पर इस लूप की जो भी बॉडी है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। अब यहाँ पर एक कंडीशन जांच होगी जिस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पर बताया था। अभी देखिए यहाँ पर कि इफ के अंदर यहाँ पर मैंने ब्रेक को डिक्लेयर किया था, वो इस कंडीशन यहाँ पर भी है कि यहाँ पर आप इफ की मदद से कंडीशन को जांच कीजिए, अगर वो सही हो रही है तो ये कंटिन्यू को यहाँ पर रन करवा दीजिए। इसी प्रकार अगर मैं डू व्हाइल के अंदर देखूं आपको तो यहाँ पर इसके अंदर लूप की बॉडी आ चुकी है और यहाँ पर इफ का कंडीशन जांच होगा। अब इस इफ के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये कंडीशन जांच होगी, ठीक है। अगर ये कंडीशन सही होती है तो ये अंदर आके कंडीशन को जांच करेगा और उसको जो है कंटिन्यू कर देगा आपके, ठीक है। यहाँ पर ये कंटिन्यू है भाई, यहाँ पर मैंने कंडीशन लिख दिया, ये कंटिन्यू होगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं इसी को यहाँ पर बताता हूँ आपको फॉर के साथ, तो फॉर के साथ भी यहाँ पर ये कंडीशन या जो आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो आप यूज ले सकते हैं, ठीक है। बेसिकली मैंने यहाँ पर जो कंडीशन इंडिकेट किया वो यही है कि आप यहाँ पर अपना कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करेंगे, ठीक है। ये सुन लीजिएगा भाई, यहाँ पर आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज लेना है इफ का अगर यूज होता है तो, इफ का अगर कंडीशन सही होता है तो। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम लेता हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h, जिसके अंदर एक इंटीजर मेन जो है स्टैंडर्ड प्रकार का डिक्लेयर कर रहा हूँ। इंटीजर आई एक वेरिएबल लिया, अगर आई का मान 1 होता है, सॉरी आई का मान है 1 और वो जांच होगा तब तक जब तक कि वो 10 के बराबर ना हो जाए या 10 के छोटा ना हो, तब तक ये चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर इंक्रीमेंट होता रहेगा, नीचे आया यहाँ पर, ठीक है। तो ये कंडीशन जांच होगी। अब लूप को चला लेते हैं हम एक बार। तो आई का मान 1 है, ठीक है। नीचे आया यहाँ पर क्या आई का मान 1, आई का जो मान है वो 6 के बराबर है क्या, नहीं है। तो नीचे अब इस बॉडी को तो ये छोड़ देगा और सीधा ये जंप करेगा यहाँ पर प्रिंट एफ के ऊपर। यहाँ आया, इसने आई का मान छाप दिया। डी किसको इंडिकेट कर रहा है भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दे। परसेंटेज डी किसके लिए यूज होता है, ये चारों बता दे भाई। परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज सी और परसेंटेज एस, इन सभी का यूज किसके लिए होता है, जल्दी से सभी कमेंट बॉक्स में बता दे। तो जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन रखा जाता है फटाफट आप आंसर देने की कोशिश करें भाई। परसेंटेज डी जो है वो इंटीजर के लिए यूज होता है, इंटीजर डेटा टाइप के लिए। फॉर्मेट स्पेसिफायर है चारों। परसेंटेज है फ्लोट के लिए, परसेंटेज सी कैरेक्टर के लिए और परसेंटेज एस जो है वो आपका स्ट्रिंग के लिए है। ध्यान रखना है आप सभी को। अब ये यहाँ पर क्या करेगा कि ये ऊपर जाएगा, इसका इंक्रीमेंट करेगा। 1 को तो छाप दिया इसने, ऊपर गया यहाँ पर, अब देखो 1 छापा ऊपर गया, 2 हुआ, 2 नीचे आया यहाँ पर बराबर नहीं है तो प्रिंट कर दिया 2 को, फिर ऊपर गया 3 को, ठीक है। ऊपर गया वापस ये 4 हो गया, 4 को भी कर दिया, 5 भी कर दिया। जब 6 होगा ना 6,
तो ये यहाँ पर आया। अब इसने क्या किया कि जैसे 6 हुआ, 6 बराबर बराबर 6, तो इसने कहा कि आप इसको कंटिन्यू कर दो, मतलब इसको आप स्किप कर दो। तो यहाँ पर ये स्किप कर चुका है, अब वापस ऊपर जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से ऊपर गए, यहाँ पर इसका मान हुआ 6 के बाद 7, तो 7 को यहाँ पर जांच हुआ, 7 नहीं है तो यहाँ पर प्रिंट कर दिया 7 को, फिर 8 को, 9 को, जैसे 10 हुआ तो 10 बराबर बराबर 10 हो रहा है, बराबर है। नीचे आया आई का मान 10 छप गया, यहाँ से ये 10 तक छाप दिया इसने। अब जब ऊपर जाएगा तो एक इंक्रीमेंट हुआ 11, तो अब 11 ना तो छोटा है ना बराबर है, तो ये लूप यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, ब्रेक हो जाएगा। और इस प्रकार से देखिए आप 1 2 3 4 5 7 8 9 10 ये आपके यहाँ पर संख्या प्रिंट हो जाएगी। ये आप काम जो है अपना कंटिन्यू स्टेटमेंट की मदद से कर सकते हैं। तो यहां तक सभी को समझ में आ चुका है, तो सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम नेक्स्ट अपना गो टू स्टेटमेंट क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। क्या गो टू स्टेटमेंट क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो गो टू स्टेटमेंट के हेल्प से हम अपने प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल जो है वो फंक्शन में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। अपना जो भी फ्लो कंट्रोल है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं किसकी मदद से, गो टू स्टेटमेंट की मदद से। अब यहाँ पर सिंटैक्स है कुछ जिनको आप अलग अलग तरीके से यूज ले सकते हैं। तो पहले आपका जो भी स्टेटमेंट है वो लिख दीजिए। अब यहाँ पर आप यूज करेंगे गो टू और अपना जो लेबल है उसको, उसके बाद यहाँ पर आप कर देंगे इसको सेमीकोलन से ऑफ। आपने यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स हैं जितने भी हैं सारे वो लिख दीजिए। उसके बाद आपका लेबल लिखिए यहाँ पर। जैसे ये लेबल आएगा ना तो ये यहाँ से किसको यहाँ पर कॉल कर लेगा, ये इसको कॉल कर लेगा, यानी यहाँ पर पहुंच जाएगा आपका लेबल। दूसरा लिखने का तरीका क्या है कि इसी लेबल को आप पहले भी डिक्लेयर कर सकते हैं और यहाँ पर आप जैसी स्टेटमेंट रन होता आएगा ये लेबल अगर सच होता है इसको रन हो जाता है तो ये सीधा इसको जंप करेगा यहाँ पर इस गो टू के ऊपर। ठीक है, तो ये सारा अब मैं इसको आपको बताता हूँ प्रोग्राम की मदद से जिसको आपको समझने में ज्यादा हेल्प होगी। मैंने यहाँ पर एक हेडर फाइल ली है stdio.h, इंटीजर मैन का फंक्शन डिक्लेयर किया मैंने। यहाँ पर स्पेस है, ध्यान रखिएगा इनके बीच में। और यहाँ पर एक आई वेरिएबल ले रहा हूँ इंटीजर प्रकार का जिसमें एक मान दे रहा हूँ 1। अब एक लेबल क्रिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर माई प्रिंट नाम से और यहाँ पर कोलन से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान रखना लेबल को, यहाँ पर भी लेबल के आगे कोलन दिया है मैंने, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो ये कोलन है, इसके अंदर भी यहाँ पर ये कोलन है। जहां पर आपका लेबल खत्म हो रहा तो उसको आपको यहाँ पर ये क्लोज से बंद करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर मैं जैसे ये इसको कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे अब मैं माई प्रिंट का एक लेबल लेता हूँ, प्रिंट एफ करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर %d और i का मान मैं प्रिंट करता रहूंगा यहाँ पर। अब नीचे यहाँ पर आएगा बार बार, ये i का मान बढ़ाता रहेगा। अब एक कंडीशन भी दे दी है कि इफ यदि i का जो मान है वो छोटा या बराबर हो 10 के, तब तक ये क्या करेगा उसको, अगर ये छोटा या 10 के बराबर होगा तो यहाँ पर ये आके इसको गो टू माई प्रिंट वाला ये पॉइंट देता रहेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर पॉइंट देखिए, यहाँ पर ये रिटर्न 0 तो आपको पता है ओएस को भेजेगा ये जब ये रन होगा ना बार बार। देखिए भाई यहाँ पर कंडीशन क्या है कि i का मान अभी क्या है 1 है, तो इसको 1 को इसने प्रिंट किया। अब i का मान यहाँ पर 1 है तो 1 के अंदर इसने बढ़ा दिया, 1 तो प्रिंट हो चुका है लेकिन 1 इसने बढ़ा दिया, अब तो 2 हो चुका है। 2 यहाँ पर जांच हुआ, 2 अभी तक छोटा है, बराबर नहीं लेकिन छोटा है। लेकिन ये वापस क्या करेगा, इसके अंदर आएगा गो टू प्रिंट, ये वापस यहाँ पर गया माई प्रिंट में और माई प्रिंट के अंदर अपने जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट दिए वो वापस प्रिंट होती रहेगी। ये बार बार इसको जांच करता रहेगा। जैसे ये 10 आया तो 10 के छोटा नहीं लेकिन बराबर है, तो अंदर आया गो टू माई प्रिंट है तो उसको ऊपर गया यहाँ पर। अब इस माई प्रिंट के अंदर का जो लेबल का जो पॉइंट है वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा ये। ठीक है, यहाँ पर ये सेमीकोलन के अंदर जो भी है इसको प्रिंट कर देगा। अब हुआ 11, तो 11 नीचे आया यहाँ पर। अब 11 की जो कंडीशन थी वो यहाँ पर जांच हुई तो यहाँ पर ये तो रॉन्ग हो गई, तो यहाँ पर ये लूप भी सॉरी यहाँ पर ये कंडीशन भी आपकी क्या होगी, गलत होगी, तो ये गो टू माई प्रिंट छपेगा ही नहीं। तो यहाँ से 1 से 10 तक हमने प्रिंट इस मदद से इसको छाप भी दिया है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर देखिए गो टू स्टेटमेंट भी हो गया, फॉर लूप के साथ कंटिन्यू भी हो गया और उसके पहले हमने ब्रेक स्टेटमेंट को भी पढ़ लिया है। अब एक बार सिंपली सा इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर एरे के बारे में देख लेते हैं। देखिए ब्रेक क्या करता है, सिंपल सा, जहां पर भी आपने ब्रेक का यूज कर लिया तो वो उस स्टेटमेंट को वहीं पर ही होल्ड कर देता है, आपका जो भी कंडीशन होता है उसको। कंटिन्यू क्या करता है भाई, कंटिन्यू क्या करता है कि उस पॉइंट के ऊपर जहां पर आपकी कंडीशन रन हुई है वहां पर आपने कंटिन्यू यूज किया है तो उस स्टेप को ये क्या करेगा, स्किप कर देगा। क्या कर देगा, स्किप कर देगा।
उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको कंटिन्यू के बाद में यहाँ पर गो टू स्टेटमेंट के बारे में बताया था, जिसमें आप क्या कर सकते हो, एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पर डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, या प्रोग्राम के किसी हिस्से से दूसरे हिस्से पर आप क्या कर सकते हो, जंप कर सकते हो और उस लेवल को आप प्रिंट भी करवा सकते हो। लिखने के दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, पहले भी गो टू लेवल लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, लेवल को भी पहले डिक्लेयर कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अब हम सिंपल से जान लेते हैं एरे के बारे में आज इंट्रोडक्शन। तो एरे क्या होता है, देखिए भाई, एरे एरे जो होता है वो एरे होमोजेनियस डेटा का फिक्स्ड साइज ऑर्डर कलेक्शन होता है। अब आपको ये थोड़ा सा अजीब लगा होगा कि यार सर ये होमोजेनियस, ये क्या बोला आपने, फिक्स्ड डेटा टाइप वगैरह, ये इसका क्या अर्थ होता है? तो इसको एक एक करके अब हम समझ लेते हैं। तो होमोजेनियस डेटा का क्या अर्थ होता है, वैसे ये एक सिंपल सा डेफिनेशन होता है इस एरे का, लेकिन इसको समझने के लिए मैंने इसको एक एक पॉइंट को हाईलाइट किया है। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है कि इसका अर्थ है कि एरे जो डेटा स्टोर करता है वो एक ही तरह के सेम डेटा टाइप का होता है। आप मान सकते हो एक ही तरह के डेटा टाइप का जो डेटा होता है वो स्टोर होता है इसके अंदर, एरे के अंदर। तो इसका अर्थ होता है होमोजेनियस डेटा, होमोजेनियस डेटा। फिक्स्ड साइज का मतलब होता है कि इसका मतलब है कि एरे कितने एलिमेंट स्टोर करेगा ये पहले ही फिक्स्ड हो जाता है, क्योंकि जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो उसी समय हम उसका साइज भी डिफाइन करते हैं, जो मैं आने वाली आपको फ्यूचर की जो क्लास है उसके अंदर भी बताऊंगा आपको। ऑर्डर्ड कलेक्शन के अंदर क्या होता है कि इसका अर्थ है कि एरे के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूस मेमोरी एड्रेस के साथ दिए जाते हैं, यानी जैसे आपने इंडेक्स नंबर 1 2 दिए तो उनका जो मेमोरी एड्रेस होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है, तो इसलिए ये एक ऑर्डर्ड कलेक्शन भी होता है। ये एक सिंपल सा आज एरे का इंट्रोडक्शन था। यहाँ पर एक एरे का डिक्लेरेशन भी बता देता हूँ। ठीक है, एरे डिक्लेरेशन लगभग वेरिएबल डिक्लेरेशन के जैसा ही होता है, बस सिर्फ फर्क ये है कि इसके अंदर आप एरे डिक्लेरेशन में एरे का साइज भी देना आपको पड़ता होता है, जबकि वेरिएबल के अंदर आपको नहीं देना पड़ता है। सिंटैक्स यहाँ पर देखिए, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डेटा टाइप। डेटा टाइप का क्या मतलब होता है, जिस प्रकार का आपको डेटा देना है, इंटीजर, कैरेक्टर, जो भी है आपका, यहाँ पर आप उस एरे का नाम लिख दीजिए और इसके अंदर आपकी जो साइज है वो लिख दीजिए। इस साइज से क्या मैटर करता है कि आप कितने एलिमेंट स्टोर करवाना चाह रहे हैं, बस। तो यहाँ पर अगर मैंने इंटीजर 5 लिख दिया है तो उस एरे के अंदर देखो, आप इस एरे के अंदर जैसे मैंने 5 लिख दिया तो 5 वैल्यू को जो है आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपकी वैल्यूज है वो आप 5 टाइम इसको स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। कैरेक्टर लिखेंगे और उसके अंदर भी जो आप लेंगे जैसे 15, तो 15 कैरेक्टर जो है वो इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। एरे का इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन जो है वो भी वेरिएबल के टाइप की चीज है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी का एड्रेस, मेमोरी एड्रेस को दिया गया नाम। मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, तो सिंपल सा होता है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन जो होता है वो आपको ये बताता है कि आप उस वेरिएबल के साथ अपना डेटा टाइप का नाम लिख रहे हैं और उस वेरिएबल का एक नाम दे रहे हैं, वो आपका डिक्लेरेशन होता है। उसी प्रकार से एरे में भी क्या है कि आप उस डेटा टाइप का नाम लिखिए और उसके अंदर आपका जो भी एरे का नाम है वो लिख के आप फिक्स कर दीजिए। लेकिन अभी आपने उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दी है, तो जब आप उसको वैल्यू देंगे तो उस वैल्यू देने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन कहते हैं। एरे इनिशियलाइजेशन का मतलब है एरे को वैल्यू असाइन करना, जैसा अभी आपको मैंने बताया है, या कोई एलिमेंट को उसके अंदर स्टोर करना। ठीक है, तो ये सारे आपको ध्यान रखना है। एरे इनिशियलाइजेशन दो तरह के हो सकते हैं। पहला, आप एरे डिक्लेरेशन के वक्त ही आप यहाँ पर ही आप इसके साथ दे सकते हो। दूसरा होता है कि आप अलग से उसके बाद जो है एरे डिक्लेरेशन के बाद जो है एरे इंडेक्स की हेल्प से भी आप उसको दे सकते हो, यानी आपका एरे उसके बाद आपका इंडेक्स नंबर और उसके साथ आप वैल्यू को अपने जो भी है असाइन कर सकते हो। तो साथियों, ये आज की हमारी सिंपल सी क्लास थी जिसके अंदर हमने ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू स्टेटमेंट के साथ साथ एरे का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन भी देखा है। आने वाली अपनी जो क्लास होगी वो होगी एरे की रिगार्डिंग मल्टीपल, सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ेंगे। ये आज की क्लास सभी को कैसी लगी है, सभी अपनी जो राय है नीचे कमेंट बॉक्स में दे दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दें। इसी के साथ साथियों मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि आपकी जो बुक्स से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है आप इस वीडियो के नीचे जाके टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं संपत लिलड़ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।